नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बंगाल के मुसलमानों का हितैषी बनने को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है, जिसके एक छोर पर ममता बनर्जी हैं तो दूसरे छोर पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों में कुछ कट्टरपंथी हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं। उनका निशाना ओवैसी की तरफ था। ममता का यह कहना था, ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया। अल्पसंख्यकों को कट्टरपंथी और ऐसे नेताओं के झांसे में नहीं आना चाहिए, ममता बनर्जी का यह कहना था। तो वहीं ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए ममता पर कई सवाल दाग दिए हैं। ओवैसी ने कहा, मुस्लिमों का वोट लेकर ममता मुसलमानों को ही गाली दे रही हैं, जबकि उन्हें यह बताना चाहिए कि बीजेपी वहां 18 सीटें कैसे जीत गई, वो भी तब जबकि अभी AIMIM ने अपना कदम भी नहीं रखा है पश्चिम बंगाल में, जिसके जीतने की जमीन तक नहीं थी। ओवैसी ने यह भी कहा कि आज बंगाल में मुसलमानों की हालत सबसे ज्यादा खराब इसलिए है क्योंकि ममता ने मुसलमानों के लिए कुछ किया ही नहीं। सवाल उठता है कि मेरे मुसलमान तेरे मुसलमान का ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। क्या राजनीति के लिए ही मुसलमानों का हितैषी बना जाता है या बनने का दिखावा किया जाता है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल के मुसलमान ओवैसी के या ममता के? पहले बिहार, अब बंगाल की बारी। हैदराबाद से कौम की ठेकेदारी। तेरे मुसलमान मेरे मुसलमान, शुद्ध वोट बैंक का घमासान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही 2021 में हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। पश्चिम बंगाल की सियासी नब्ज को बखूबी समझने वाली ममता दीदी ने नया दांव खेला है। कूच बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ममता दीदी ने बगैर नाम लिए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्हें कट्टरपंथियों से जोड़ते हुए मुसलमानों को ऐसे नेताओं के झांसे में नहीं आने की सलाह दी है। दरअसल ममता ने बीजेपी को मात देने के लिए ही असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। दीदी की बात पर असदुद्दीन ओवैसी को ऐसी मिर्ची लगी कि वो भी ममता पर धड़ाधड़ पलटवार करते नजर आए। ओवैसी ने बंगाल में बीजेपी की 18 सीटें जीतने से लेकर वहां मुसलमानों की हालत क्या है, इसे लेकर दीदी को घेर लिया। उनकी बात सही है, सच है वो बात, इसलिए कि 18 सीट वो बीजेपी को जिताई, तो वही बता दे कितना पैसा लिया था उन्होंने बीजेपी से। मैं तो लड़ा नहीं था। 18 सीट पे बीजेपी जीत गए बंगाल में, तो हर चीज़ अगर पैसे पे हो रही है तो ममता बनर्जी को मिला होगा पैसा पे। और मुझे यकीन है कि बंगाल में इनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के जो इंडिकेटर्स हैं सबसे ज़्यादा बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बताए 50, उसमें तो 5 बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 3 या 4 मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो इससे खुद साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ममता ने कट्टरवाद के लिए हैदराबाद की पार्टी पर बीजेपी से सपोर्ट लेने का आरोप लगाया, तो इस सियासी दांवपेच में बीजेपी भी कूद पड़ी और दीदी पर वोट बैंक की राजनीति करने की तोहमत लगा दी। सब बात तो कभी कभी राजनीतिक मोटिवेशन के कारण बोलते हैं, और मुझे लगता है पीके ने जो उनका क्लास लिया है उसका कुछ परिणाम आ रहा है। अत्यधिक मुस्लिम तोषण के कारण बंगाल में राजनीति में आज परिवर्तन आया है, और लोकसभा में 42 जीतने वाली थी तो 22 जीती है, बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। अब उनको लग रहा है थोड़ा पॉलिसी में परिवर्तन करना है, तो उन्होंने ही शुरू किया था। आज उनको लग रहा है कि सब उल्टा पड़ रहा है, इसलिए उल्टा बोलना शुरू किया। ये ममता जी को तब ध्यान आया जब शेर पर सवा शेर आ गया, क्योंकि इन्हीं की पार्टी चुनाव में पत्रकारों को दिखाते थे कि चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मिनी पाकिस्तान। ये क्या था? कट्टरवादिता तो ही थी, दूसरा और क्या था? यही इन्हीं की खुद इन्होंने कहा, मेरे रहते कोई घुसपैठिए को निकाल नहीं सकता, कोई रोहिंग्या का बाल बाका नहीं कर सकता। ये अतिवादी तुष्टीकरण की राजनीति शुरुआत बंगाल में उन्होंने की। अब सुपर अतिवादी हैदराबाद में पैदा ले लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता ने ममता दीदी के कान खड़े कर दिए हैं।
उनके सामने बीजेपी के बढ़ते वजूद को रोकना तो है ही, अपने वोट बैंक को बचाए रखने की भी चुनौती है। ऐसे में वो अल्पसंख्यकों के बीच उनका सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करती हैं, तो वहीं मंदिर में जाकर बंगाली और राजबंशी वोटरों को लुभाने में भी पीछे नहीं रहना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चर्चा की शुरुआत करें, आपको हमारे साथ मौजूद मेहमानों से मिलवाएं। उससे पहले TV9 भारतवर्ष आपके सामने इस पूरे मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल रखना चाहता है। सबसे बड़ा और अहम सवाल यह कि मुसलमानों के नाम पर आखिर कब तक राजनीति होती रहेगी? धर्म के आधार पर सियासत से क्या अल्पसंख्यकों का भला हो पाया है? क्या तेरा मुसलमान मेरा मुसलमान करना वोट बैंक की राजनीति नहीं है? यानी मुस्लिम वोट बैंक पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अल्पसंख्यकों का भला जुबानी जंग से होगा या काम करने से होगा? और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले नेता देश को किधर ले जा रहे हैं? ये कैसे धर्म के आधार पर खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले धर्म के आधार पर ही राजनीति करते हैं? इसे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी के। हमारे साथ इसके अलावा विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद खान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश मौजूद हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। तौसीफ अहमद साहब, लेकिन शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उनको लग रहा है कि AIMIM आ जाएगा तो उनके जो वोट बैंक उन्होंने इकट्ठा किया है, यानी मुसलमान वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसे उन्होंने इकट्ठा किया, उसमें सेंध लग जाएगी। तो ममता बनर्जी की जो 2021 की रणनीति है उसमें ये सुराख करने जैसा है क्या? AIMIM से ऐसा ही लग रहा है ममता बनर्जी को डर? नहीं, देखिए, बंगाल की जनता डिसाइड करेंगी कि वो किसे वोट देंगी और किस बिना पे वोट देंगी। अगर आप बंगाल की हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे धर्म के नाम पे ही सिर्फ लोग वोट नहीं देते हैं। या आप देखेंगे कि 70 साल के हिस्ट्री में ज़्यादातर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे रहा है। तो आज के डेट में अगर कोई आता है धर्म के नाम पे और एक्सट्रीमिज्म ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स करता है तो उसको तो विरोध करेंगे। बंगाल की जनता तो वो नहीं चाहते कि जब एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म है तो एक मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म भी आ जाए। ये इसका जवाब नहीं होता। जवाब यही होता है कि आप मुद्दे पे पॉलिटिक्स कीजिए। आज इंडियन ऑयल पेट्रोलियम कंपनी बिकने की बात हो रही है, आज इंडियन एयरलाइन बिकने की बात हो रही है, BSNL बिकने की बात हो रही है। मुद्दे उस मुद्दे पे रह करके वोट मांगा जाए, ना कि ये कि मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ, मैं हिंदुओं का मसीहा हूँ। नहीं, मुसलमानों की मसीहा है ममता बनर्जी, ये तो वो लगातार कहती रही हैं, ये तो वो दिखाती रही हैं, कहती रही हैं, इससे उन्होंने कभी पीछे तो नहीं हटी हैं। जब आप जिस स्टेटमेंट को आप कोट कर रही हैं, ममता बनर्जी ने उस स्टेटमेंट में कहा है कि हिंदू एक्सट्रीमिज्म की तरह अब माइनॉरिटी एक्सट्रीमिस्ट लोगों नेताओं की बात को आप नजरअंदाज कीजिए। क्या गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल सही बात कहा। शहनवाज हुसैन साहब, जिस तरीके से बीजेपी की एक ब्रांड ठीक है तौसीफ साहब, इसी पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सिर्फ नुकसान होगा। बीजेपी की जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी जो बीजेपी दक्षिणपंथी विचारधारा के तहत आगे बढ़ती है, ममता बनर्जी कह रही है अल्पसंख्यक कट्टरता की भी विरोधी है। ममता बनर्जी को किससे ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए सुमेरा जी, एक तो हम दक्षिणपंथी नहीं हैं, हम भारतपंथी हैं, हम राष्ट्रपंथी हैं, हम पूरे मुल्क को साथ लेकर चलते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हम समाज के हर वर्ग को, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम एकात्म मानव दर्शन वाले हैं, सबको साथ एक नज़र से देखने वाले लोग हैं। हम वोट बैंक की सियासत ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में आपने यही राजनीति की है ना कि वो मुसलमान समर्थक हैं, हिंदू विरोधी हैं, यही छवि उनकी आगे रखी है ना बीजेपी ने, और इसी छवि को आगे बढ़ाया। नहीं रखी, ये उनका नज़रिया है, उनकी नज़र है, वो इसी तरह देखती हैं, वो वोट की सियासत करती हैं। वो मुसलमानों को एक मजहबी मुसलमान के तौर पे नहीं देख के अपने वोटर के तौर पे देखती हैं। उनको लगता है कि इन मुसलमानों से मोहब्बत जो है उनका वोट के लिए है। अगर वोट के लिए मोहब्बत न होती तो उनके स्टैंड न बदले होते। नहीं, लेकिन आप तौसीफ की उस बात का क्या जवाब देंगे? और जो ममता बनर्जी भी कर रही हैं, वो आपको और असदुद्दीन ओवैसी को एक साथ खड़ा कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी।
देखिए पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आज शहनवाज एक साथ, ये कोई देखिए, बीच में बोल रहे हैं, जरा एक मिनट चुप होइए जी, एक अपने बारे में बोलिएगा। ये अरे साहब, तौसीफ जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा पहले जवाब बोले दे नहीं दीजिए दीजिए शहनवाज ना साहब को। जी बोलिए तो शहनवाज साहब। बड़ा सीरियस डिबेट है जी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये ममता बनर्जी कह रही है और यही तौसीफ कह रहे हैं, यही मैं पूछ रही हूँ। ममता बनर्जी कह रही है आप बहुसंख्यक कट्टरता करते हैं, वो अल्पसंख्यक मोहब्बत करने कट्टरता वाले लोग हैं, वो मुल्क के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। उन्होंने हर बार हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया। हम हिंदू और मुसलमान इस देश को जोड़ने वाले लोग हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। हमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, ममता जी की नजर और नजरिया है कि वो हमें इस नजर से देख रही हैं, सिर्फ ममता बनर्जी का नजरिया है। असदुद्दीन ओवैसी और ममता जी एक नजरिए तौसीफ के जवाब लोग हैं। देंगे। तौसीफ जवाब दीजिए, सबका साथ। क्या आधार है जो आप तुलना कर रहे हैं और जो ममता बनर्जी तुलना कर रही हैं? शहनवाज साहब की मैं आदर करता हूं, सीनियर लोग हैं और उनके मन में बिल्कुल प्रेम होगा देश से, लेकिन उनके जो पार्टी का जो डिसीजंस होता है उससे तो ये नहीं लगता। सर मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। यूपी के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के कई इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत में, खासतौर में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यूपी यानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी अभी इससे जुड़ी हुई हम तक नहीं पहुंच रही। जैसे ही जानकारी पहुंचेगी वो भी हम आपसे के साथ साझा करेंगे कि दरअसल ये भूकंप का केंद्र कहां था। लेकिन जानकारी मिलने पर आपके पास लेकर आएंगे। वापस चर्चा का रुख करते हैं। बड़ा मुद्दा ये कि मुसलमानों को लेकर या अल्पसंख्यकों को लेकर ये धर्म के आधार पर राजनीति कब तक चलती रहेगी? सतीश प्रकाश जी। सुमेरा जी मुझसे पूछा है? जी सुमेरा जी मुझसे जी मालूम जी किया है? जी जी सतीश जी आपसे ही पूछा है। नहीं देखो सुमेरा जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज वो इन चीज़ों पे आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अगर ये देश जब आज़ाद हुआ तो इस देश में अगर मुसलमानों के जीवन स्तर को अगर आप देखते हैं तो देश की आज़ादी के बाद मुसलमानों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। अगर आप उनका एजुकेशन रेशो देखेंगे तो जो एजुकेशन रेशो 45% था, सर वो तो सच्चर कमेटी बता चुकी है। स्तर क्या है वो हमें पता है। हम यहाँ पर राजनीतिक दलों की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? सवाल है ना, वो बताइए। अरे आप सुनिए ना, देखिए मुस्लिम का जो राजनीतिक व्यवहार है वो धार्मिक नहीं है। इस देश में 192 सीटें ऐसी हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य है। अगर आप वहां मुस्लिम वोटों का अगर आप देखेंगे, आप मुझे ये बताइए कि वहां आमतौर पे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतता। सतीश प्रकाश आप उसको उसकी धार्मिक कट्टरता से मत जोड़े। उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। कौन कह रहा है? हम ये चर्चा कर ही नहीं रहे सर। मैं चर्चा कर रही हूँ राजनीतिक दल क्या करते हैं। राजनीतिक दल मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ही ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं? यही बहुजन समाज पार्टी ने किया है या नहीं किया? यही समाजवादी पार्टी ने किया है या नहीं किया? यही किया है ना आप लोगों ने? देखिए बहुजन, देखिए हम सुनिए, हम व्यवस्था के मारे हुए लोग हैं। अच्छा। और इस देश का मुस्लिम भी व्यवस्था का ही शिकार है। अच्छा। हम ऐसी गलती नहीं कर सकते कभी भी। हमारे लिए मुस्लिम कोई वोट बैंक नहीं हो सकता। अच्छा। हमारे लिए जो दर्द हमारा है, क्योंकि हमने हजारों साल से व्यवस्था झेली। आज इस देश लेकिन में ऐसा इस लगता देश नहीं में हुआ है। आजादी के बाद इस तरह का माहौल पैदा हुआ नहीं कि अगर मुस्लिम ऐसा की जो होता, मूलभूत आवश्यकता है ठीक है सतीश जी, क्यों दूर है? इस पर जवाब ले लेते हैं। वाजपेयी जी सतीश जी कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जो है डे बाय डे कौन सा दल है जिसने ऐसा नहीं किया? ये तो करप्शन ही करते हैं ना, उसी के लिए ज्यादा जाते हैं। इनको छोड़िए, लेकिन एक बात समझिए सुमेरा जी, 65% अब यूथ की आबादी है, यंग इंडिया है। देखिए ये पुरानी ढकोसलेबाजी चलने वाली नहीं है। ममता का ओरिजिन कहां से हुआ है? कांग्रेस से हुआ। और कांग्रेस क्या करती रही 70 साल? अपीजमेंट अपीजमेंट अपीजमेंट। वोट ले लो और उनका विकास की बात मत करो, उनको बेवकूफ बनाते रहो एक तरीके से। ये ममता बनर्जी बंगाल में यही कर रही है। दुर्गा पूजा बैन करेंगी, मुहर्रम का जुलूस जा रहा है, दुर्गा पूजा का रूट डाइवर्ट नहीं करेंगी, बैन कर देंगी। वाजपेयी जी देखिए एक फिगर है, ममता बनर्जी क्यों नहीं ऐसा करेंगी? ममता बनर्जी को
ममता बनर्जी को 2019 के लोकसभा चुनावों में कितने प्रतिशत वोट मिले मेरी एक बात सुनिए, सर, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अब वो समय नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को अब अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी से मेरी बात सुनिए, ममता बनर्जी को मुसलमानों का 63% वोट मिला, यानी 60% से ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी को 14% के लगभग आसपास मिला और लेफ्ट को 9% मिला है। ममता बनर्जी राजनीति करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? फायदा हो रहा है उनको। आप कह रहे हैं युवा ऐसे वोट नहीं कर रहे। फायदा हमको होगा। ट्रिपल तलाक का किसने किया? हमने किया। 370 किसने किया? हमने किया। मुस्लिम के लिए तो हम कर रहे हैं ना, अलग से वजीफे हमने दिलाए, एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया, तो कौन उनको पूछेगा? मतलब सिर्फ उनके वोट के लिए उनको गुमराह करते रहेंगे? डेवलपमेंट के लिए क्या किया उन्होंने, ये बताना पड़ेगा। जनता अब ये सवाल पूछेगी। ओवैसी और ये ममता जो अपीजमेंट करेगी वो डे बाय डे नीचे जाएगी और ये फसल कटने वाली है। मैं शहनवाज साहब की प्रतिक्रिया दूंगी, लेकिन तौसीफ भी जवाब दे रहे हैं। तौसीफ जी, क्या कहना है आपका, बताइए। आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास 300 से ज़्यादा एमपी है पार्लियामेंट में, कितनों को आपने टिकट दिया? आपके कितने मुस्लिम एमपी हैं, ज़रा बताइए। क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए मुसलमानों का पार्लियामेंट में? आप कितने एमएलए के लिए आप मुस्लिम को सीट दे रहे हैं? आपने क्या किया? आप ये दोहरी बात आप मत कीजिए। तौसीफ, लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना कि जहां रिप्रेजेंटेशन है, दूसरों से पूछते वो क्या माजरा हुआ? तौसीफ, देखिए ये सवाल भी तो है ना कि जहां रिप्रेजेंटेशन है, जहां लोग आपको वोट कर रहे हैं, वहां आपने क्या किया? वहां ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी उन्हें सिर्फ डर दिखाकर उनका वोट हासिल करती रहेंगी, और क्या यही सब करते रहेंगे? नहीं, ये कह देना कि बंगाल की जनता डर करके वोट देती है, ये बंगाल के जनता का इंसल्ट है। आप प्लीज ऐसा ना कहें। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो ऐसा करती हैं। आप घूमेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कट्टरपंथी की राजनीति को हमने रिजेक्ट किया है। अच्छा, कट्टरपंथी की राजनीति को बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये पीस लविंग पीपल है, इन्हें शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अभी 18 सीटें कैसे जीत ली बीजेपी ने, अगर आप उनकी राजनीति का विरोध कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता भी उस राजनीति का विरोध कर रही है? कैसे जीत रहे हैं वो? कैसे समर्थन बढ़ रहा है उनका पश्चिम बंगाल में? बीजेपी का सीट का नंबर बढ़ा है, क्योंकि लेफ्ट का जो वोट शेयर था वो पूरा चला गया बीजेपी की तरफ। तृणमूल का जो वोट शेयर है वो 2% बढ़ा है। 2019 के इलेक्शन में तृणमूल का वोट शेयर 2% बढ़ा है, भले ही सीट घट गया हो। और वो इसका वजह यह है कि सीपीएम का जो वोट शेयर था वो मैक्सिमम चला गया है बीजेपी की तरफ। ये प्लेन एंड सिंपल मैथमेटिक्स है। ये पूछिए कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले की चमड़ी खींच लूंगी, ये किसका बयान था? नहीं, बताइए, इस बात का जवाब आप दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ममता बनर्जी जानी जाती है अपीजमेंट के लिए, कह रही मैं 100 बार इफ्तार में जाऊंगी, 100 बार दुर्गा पूजा रोचूंगी। मतलब ये कौन सी राजनीति हुई? सिर्फ नारे लगाएंगे और विकास के लिए धरती पे काम नहीं करेंगे, सरकार की पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए बनाएंगे। रुक जाइए सतीश जी, मैं आपके पास आती हूं। पहले शहनवाज साहब से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं तौसीफ से और आपसे जवाब लूंगी। शहनवाज साहब, आप सुन रहे हैं तौसीफ को, वो ये कह रहे हैं, वो तर्क देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की तो राजनीति हम काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी की राजनीति काम करने की है, कोई अपीजमेंट की राजनीति वो नहीं करती है। और वो तमाम बयान जो वाजपेयी जी गिनवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी तो ऐसे जैसे धूप आ जाती है, और ये बयान उन्होंने ईद की नमाज में और वहां पर वो पहुंची थी, वहां पर उन्होंने दिया था कि धूप जैसे है, आइए चली जाएगी बीजेपी। और 18 सीटें तो आपने लेफ्ट से ले ली हैं, वोट प्रतिशत उनका बढ़ रहा है, यानी आपका जनाधार नहीं बढ़ रहा है, उनके काम की वजह से वोट मिल रहा है। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी उसी सरकार में मैं हवाई जहाज का मंत्री था, वो बीजेपी के साथ भी रही हैं। ये बात लोग भूल जाते हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं रही हैं, वो बीजेपी के साथ रहीं। वो नरसिम्हा राव जी की सरकार में, जिस सरकार के बारे में मुसलमानों की राय नहीं अच्छी रही, वो उस सरकार में भी वो मंत्री रहीं। वो आज कह रही हैं मैं बहुत बड़ी सेकुलर लीडर हूँ और बीजेपी बहुत बुरी है। तो बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। तो आपको जब बीजेपी अच्छी लगी तो आप बीजेपी के साथ भी रही, और बीजेपी को आज वो सांप्रदायिक भी कह रही हैं। अच्छा, आप हमारे पार्टनर भी रहे हैं। शहनवाज साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये जी, ममता बनर्जी निशाना साध रही हैं ओवैसी पर, लेकिन असल डर तो उन्हें आपका है। देखिए ओवैसी साहब, देखिए मजलिस के लोग या ओवैसी साहब कहीं कोई मैटर नहीं करते। ये सही है कि मुसलमानों के नाम पर जो बयानबाजी करने वाले लोग हैं, कुछ लोग इस देश में हैं जो हिंदू के नाम पर बयानबाजी करते हैं।
और कुछ लोग हैं जो मुस्लिम के नाम पर करते हैं। मीडिया उनके बयानों को, क्योंकि जब वो बयान देते हैं, बल्कि कई ऐसी पार्टी है जैसे लोजपा है, इसके सांसद ज़्यादा हैं, लेकिन इनके पार्टी के नेताओं के बयान उतने नहीं चलते जितने एक MP वाले या 2 MP वाले ओवैसी साहब के बयान चलते हैं। जब कोई तोड़ने की बात करेगा उसकी चर्चा ज़्यादा होगी, हम जैसे लोग जोड़ने की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का काम क्या है? उनका काम है आज़ादी के बाद जो मुल्क इकट्ठा एकजुट है उसको अपने बयानों से बांट देना। ममता बनर्जी और वो एक ही तरह की चैंपियन है, एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अगर आते हैं और चुनाव लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में, उन्हें वोट मिले ना मिले, सीट मिले ना मिले, ये नहीं पता अभी कि कितना मिलेगा, लेकिन वो पहली बार आएंगे तो उनको उम्मीद होगी कि वो बहुत कुछ जीत सकते हैं। उन्हें मिले ना मिले, लेकिन अगर बीजेपी उनके खिलाफ लगातार वो बयान देंगे और बीजेपी फिर उस पर पलटवार करेगी, जवाब देगी, बयानबाजी होगी, तो इससे नुकसान ममता बनर्जी का होगा और आपका फायदा होगा। इससे आप इनकार कर सकते हैं? देखिए, यानी उनके आने से, ओवैसी के आने से आप ही को फायदा होने वाला है ना आखिरकार। जी, आपका नजरिया हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है, लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो सबका साथ, सबके विकास वाले लोग हैं। नहीं, मैं आपको आंकड़ा बता सकती हूँ सर, मैं आपको आंकड़ा बता सकती हूँ कि कैसे आपको फायदा मिलेगा। जी, उनके बड़ी तादाद में उनको मुस्लिम समाज का सपोर्ट था, ये बात सही है। नहीं, लेकिन अब मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, जो विकास चाहेगा वो हिंदू हो या मुसलमान, आपने जो सीटें जीती हैं वो भी वो सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या औसत से ज्यादा है, यानी 30% से ज्यादा है, जहां 50% से ज्यादा वाले मुसलमान आबादी के क्षेत्र है, वहां पर आपने सीटें जीती हैं पश्चिम बंगाल में। यानी आपकी जो राजनीति है वो काम कर रही है, ममता बनर्जी को ये दिखाना कि वो मुसलमान समर्थक है। मैं देखिए, मैं किशनगंज वो रहने की वजह से मुझे बंगाल का, नॉर्थ बंगाल तो पूरा आइडिया है कि कस्बा देखा हुआ है। अब बताइए, रायगंज के अंदर कितनी बड़ी मुस्लिम आबादी, मैं यही कह रही हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी वोट से जीती है। यही सवाल तो था मेरा। अब मैं जो देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय की राजनीति नहीं कर रही। अच्छा। संप्रदाय की राजनीति और धर्म की राजनीति असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम तो वहाँ के हिंदू और मुसलमान को समझा रहे हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, अगर आप चाहते हैं बंगाल भी तरक्की करे तो बीजेपी के साथ आइए। प्रतिक्रिया लूंगी। हम तो मजहब के नाम पर बंटवारा करते ही नहीं है। तौसीफ इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी तौसीफ, बताइए, आप ही कर रहे हैं वो राजनीति जिसका आप इल्जाम लगाते हैं बीजेपी पर। ये कैसा विकास है शहनवाज जी? नहीं, शहनवाज जी कह रहे हैं कि बीजेपी विकास की राजनीति करती है। शहनवाज जी, ये कैसी विकास की राजनीति है कि आप एविएशन मिनिस्टर रहे थे पिछली सरकार में और इस सरकार में आप कुछ भी नहीं रहे। आप बीजेपी का प्रवक्ता हूं साहब, MP का आपने बोलते हैं मुस्लिम का विकास, सबका साथ सबका विकास, तो सर सबका विकास में कितना टिकट दिया है बीजेपी ने मुसलमानों को? बताइए, देखिए, हमने बंगाल में मुस्लिम को टिकट दिया, मुर्शिदाबाद से मदद मिलता है बीजेपी को। क्या उनको जिताने का? आप बीजेपी जब मुस्लिम उम्मीदवार बनाती है तो मैं उसका शिकार हूँ। पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा होकर उसको हराने के लिए आ जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं, नहीं बीजेपी को वोट मत दो, इसे मुसलमान न मानो। और जब हम टिकट नहीं देते मंत्री नहीं बनाया, कहते हैं कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? आपने अपील किया था क्या? बंगाल में हमने एक मुस्लिम को टिकट दिया था, धर्म के नाम पे आपने मदद किया क्या उसकी? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति करती है बीजेपी। विश्लेषक हैं हमने बंगाल में एक मुस्लिम को टिकट दिया, आपने कोई मदद किया क्या उनको जिताने के लिए? कोई अपील किया क्या? आप कह रहे हैं टिकट सा, बड़ी तादाद में हमारे पास मुस्लिम वर्कर हैं। आप मत तौसीफ, आप लगातार विजय शंकर तिवारी जी मुस्लिम समाज के वर्कर बीजेपी में हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। तौसीफ लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, तौसीफ आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति बीजेपी करती है, वैसी कर रहे हैं, ममता बनर्जी ये राजनीति नहीं करती हैं। विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन मैं विजय शंकर तिवारी जी चाहूंगी आप इस पर प्रतिक्रिया दें, तौसीफ भी सुन रहे हैं इसे। पश्चिम बंगाल के कोर्ट ने क्या कहा जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी लगाई गई? तो कोर्ट ने ही कहा कि आप एक समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा कर रही हैं। कोर्ट ने कहा पुलिस को इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि दोनों कार्यक्रमों के लिए अलग अलग रूट तैयार करें। ममता बनर्जी ने मुहर्रम के दौरान दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ये तुष्टिकरण नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो हम दोनों धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। सुमेरा, कोर्ट ने एक बार नहीं कहा, कई बार कहा है जी, और कई बार फटकार लगाई है ममता बनर्जी की। और ये आप देखिए कि 75 से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम, या तो उनको कत्लेआम हुआ या तो पेड़ में फांसी दे करके लटका दिया गया।
ये ममता के राज में हुआ, जिनका तुष्टीकरण कर रही हैं, जिनको पाल पोस रही हैं। और पाल पोस किसको रही हैं? अभी अरविंद जी कह रहे थे रोहिंग्या को बचाने का काम कौन कर रही है? ममता बनर्जी कर रही हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का काम कौन रही है? ममता बनर्जी कर रही हैं। और इन्हीं रोहिंग्याओं के लिए भी 5-7 दिन पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा ये रोहिंग्या क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बोल रही हैं। उन रोहिंग्यास को ममता बनर्जी बचा रही हैं। तो कितनी जहरीली राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, एक बात ये देखिए। लेकिन एक सांपनाथ तो दूसरे नागनाथ, जो ओवैसी ने कहा, ओवैसी ने असली बात क्या कही कि पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान है वो उसको संकट है। इसका मतलब है कि वहां का मुसलमान हिंदुओं का और कत्लेआम करे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी की आत्मा में जिन्ना निवास कर गए हैं। और उसका कारण यह है कि एमआईएम, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ओवैसी तो बीजेपी की ही बी टीम है। विजय शंकर तिवारी जी, आप ओवैसी को कह रहे हैं कि वो जिन्ना की लाइन पर बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आए हैं। सुमेरा मेरी बात सुन लीजिए। सुमेरा बोलिए। आप किसी इसको उसके साथ जोड़ दीजिए, उसको उसके साथ जोड़ दिए, ये राजनीति है, यहाँ बैठकर करते रहिए। मैं कहता हूँ कि ओवैसी साहब वही हैं जो 31 मार्च 1948 को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार देके हिंदुओं का कत्लेआम किया था। वहाँ के निजाम ने रुपया बंद कर दिया। उसी एमआईएम का नेतृत्व कर रहे हैं ओवैसी साहब। तो वो मानसिकता लेकर के तो वो उसका विरोध तो फिर ममता बनर्जी भी कर रही है। सर, मेरा सवाल ये नहीं था। ममता बनर्जी भी तो ओवैसी को कह रही हैं कि वो अल्पसंख्यक कट्टरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ममता बनर्जी तो विरोध कर रही हैं उनका, तौसीफ। लेकिन ये जो तमाम आरोप विजय शंकर तिवारी लगा रहे हैं, यही तो आरोप बीजेपी लगाती है। आप बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी अब असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ गई है, बीजेपी 18 सीटों पर पहुंच गई। ठीक है, ठीक है सर, इसमें जवाब ले लेते हैं, इसी पर जवाब ले लेते हैं तौसीफ से। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है बीजेपी पर, ममता बनर्जी आरोप लगा रही है ओवैसी पर कि ओवैसी को लेकर आ गई बीजेपी। अगर बीजेपी बढ़ रही है, बीजेपी अपनी जमीन बना रही है पश्चिम बंगाल में, तो वो तो ममता बनर्जी की राजनीति की वजह से हो रहा है ना। ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही है उसी पर निशाना साध रही है बीजेपी। तो ममता बनर्जी उस राजनीति से कहां पीछे हट रही है? तौसीफ। नहीं, देखिए, पिछले कुछ महीनों में चुनाव 2019 का रिजल्ट आने के बाद से अभी तक में बीजेपी को मालूम है कि वो अपना ग्राउंड खो रही है। बंगाल में बीजेपी के कोई नेता नहीं है, कोई पब्लिक कैसे खो रही है सर? बंगाल में नई बात बताई आपने, और यही वजह है कि वो ओवैसी को ला रहे हैं। ओवैसी को लाने का वजह क्या है? ओवैसी को लाने का वजह क्या है? एक मेंबर, एक साहब एमपी हैं, कोई बहुत बड़े तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, वो कोई ऐसा कोई बहुत मेजर उनका ऐसा नहीं, साहब हमारे कहने पे चलते हैं, क्योंकि ओवैसी की तो इतनी गालियां रोज बीजेपी को मिलती हैं करते हैं। रोज असदुद्दीन ओवैसी जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनसे बीजेपी का क्या लेना देना साहब? वो कह रहे हैं आप लेकर आ रहे हैं। ममता बनर्जी भी तो आप ही को जिम्मेदार ठहरा रही है कि आपकी बीटी में किनारे हैं, हम कभी मिल नहीं सकते। हम तो ओवैसी की बांटने और राज करने वाली नीति के खिलाफ हैं। हम तो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई और उनकी बातों का सबसे बड़ा काट अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम जोड़ने वाले हैं, वो तोड़ने वाले हैं। वो इस देश में उनकी राय, हमारी राय एकदम अलग है। हम तो असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी को तौसीफ से लेकिन आधार समझ लेते हैं। तौसीफ, वो आधार तो बताइए कि बीजेपी का जनाधार कम हो रहा है, उसका आधार क्या है? सिर्फ ये कि ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी आकर चुनाव लड़ेंगे, ये आधार है बीजेपी का आधार कम होने का? बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, और क्या आधार है आपके पास? ग्रास रूट लेवल पे अगर आप खबर लेंगी तो पता चलेगा कि एनआरसी पे जो उन्होंने बयान दिया था, कम्युनल बयान दिया था अमित शाह ने, तो उसके बाद यहाँ के लोग उनसे वो, क्योंकि वो एक एंटी बंगाली स्टेटमेंट है, एंटी बंगाली कदम है, तो यहाँ के लोग जो है कोई नाराज नहीं है, ये आपका नजरिया है, खो रही है। देखिए बीजेपी वालों के पास में दूसरी बात क्या है, अगर विरोध में है तो सीधे लिखिए पोलराइज करना है, बीजेपी विरोधी। आपको राजनीतिक विश्लेषक लिखा गया है, आपका विश्लेषण एकदम सही नहीं है। आप बीजेपी से हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से आपको जलन होती है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारे बारे में कभी आपने पक्ष में बयान दिया है क्या? अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आपका विश्लेषण पूरी तरह गलत है। हमारे साथ महमूद पराचा भी जुड़ गए। मैं इनके बयान से पूरी तरह असहमत हूँ।
आपका विश्लेषण तौसीफ खान साहब बायस्ड ओपिनियन है, उसका कोई आधार वो बता भी नहीं पाए और तौसीफ उसका कोई आधार भी नहीं बता रहे। हसद रखते हैं, बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत से आप जलते हैं, लेकिन वो इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, वो ताकत किस आधार पर बढ़ रही है? वो इस आधार पर बढ़ रही है ना कि आप ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं और मुसलमान समर्थक हैं, इसी आधार पर आपका आधार बढ़ रहा है ना शहनवाज हुसैन साहब? बीजेपी का कोई नेता है बंगाल में, बताइए। हमारे साथ महमूद पराचा भी जुड़ गए। दूध पीला हमारा दिलीप घोष नेता है, ये तो हमारा राहुल सिन्हा नेता है, हमारा मुकुल रॉय नेता है, हमारे साथ महमूद पराचा भी जुड़ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। महमूद पराचा नेता है, ठीक है सर। कितने नेता नाम गिनाऊं क्या? नहीं तो फिर ये नहीं, शहनवाज हुसैन साहब उस इलाके से भी गिनवा दीजिए, जिस नॉर्थ बंगाल के इलाके की जिसकी आप बात कर रहे थे, जहां पर इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वहां के नेता कौन से हैं बीजेपी के? दो चार नाम गिनवा दीजिए। बड़े नेता हैं हमारी मिनिस्टर वहीं से रायगंज से एमपी हैं, और पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है। टीएमसी के पास तो एक नेता है, ममता बनर्जी। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप तो बीजेपी के पास है। महमूद पराचा हमारे साथ जुड़ गए। महमूद पराचा, आपसे मेरा एक सवाल। बंगाल में बालूदा हमारा नेता है। महमूद पराचा साहब, दिलीप घोष है जो बोलते हैं कि गाय का दूध पीला है क्योंकि उसमें सोना है। अरे रुक जाइए सर, ठीक है ये सब तो चलता रहेगा। गाय का दूध क्या दिक्कत है आपको? रोज गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। हम लोग तो पीते हैं सर, लेकिन उसमें सोना नहीं मानते। पीजिए ना, दूध ही पीजिए बस। अच्छा रुक जाइए। महमूद पराचा हमारे साथ जुड़ गए। महमूद पराचा, एक बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पता चला है, गूगल यूनिवर्सिटी से पता चला है। एक और मेहमान हमारे साथ शामिल है। बाद अगर कोई बिहार में आपस में ही सारी चर्चा कर लेंगे आज। मुफीद दूध माना जाता है तो गाय का दूध माना जाता है। मैं तो चाहूंगा पीजिए, गाय का दूध पीजिए, मैदान में उतरिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव भी लड़िए। अभी रुक जाइए, कहाँ से आया सर? दिलीप घोष को ये ज्ञान कहाँ से आया? गूगल यूनिवर्सिटी से, ममता बनर्जी को भी तो ऐसे ज्ञान आते हैं। पीजिए ना, अगर ममता बनर्जी के ज्ञान के बारे में भी बात कर लेते हैं। कुछ और काम कीजिए, गाय का दूध पीने में क्या दिक्कत? शहनवाज साहब, ममता बनर्जी को भी तो ऐसे बहुत से ज्ञान आते हैं, उसके बारे में भी बात करिए। आप सिर्फ दिलीप घोष के ज्ञान के बारे में ही बात करेंगे। ममता बनर्जी जो बयान देती है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप। जय श्री राम का वो विरोध करना शुरू कर देती हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन को वो रोक देती हैं कहकर कि मुहर्रम है, और वो जाकर फिर ईद की नमाज में लोगों को कहती हैं। और ये वाला बयान भी, जहां पर उन्होंने ओवैसी का बयान दिया है और बीजेपी को कटघरे में खिलाया, वहां पर भी उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको यहां से कोई नहीं निकालने वाला है, मैं हूं यहां पर। तो वो किसको कह रही हैं और किसको डर दिखा रही हैं? वरना ये कह रही हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो आपको बाहर निकाल देगी, ये डर किसको दिखा रही हैं वो? और इस तरह से मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती हैं। अब रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। महमूद पराचा से मुझे सवाल ले लेने दीजिए। महमूद पराचा साहब, सर मैं आती हूं आपके पास। महमूद पराचा साहब, बड़ा सवाल ये कि तेरा मुसलमान मेरा मुसलमान, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? वोट बैंक की राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत पॉलिटिक्स करना वो बुरी बात है। अच्छा। सबसे बड़ी बात, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, यदि कोई कंस्ट्रक्टिव काम करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी भी कम्युनिटी के लिए काम कर सकती है। मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों नेगेटिव बातें करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बगैर सरवाइव भी नहीं कर सकते। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सारी राजनीति मुस्लिम नफरत पर पैदा होती है और कोई राजनीति है ही नहीं उनके पास। नहीं, मैंने आपसे ये नफरत कैसे क्रिएट होगी? सिर्फ बीजेपी की राजनीति और ममता बनर्जी की राजनीति कैसे पैदा होती है? असदुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तश्तरी में सजा के मुसलमानों की नफरत का सारा सामान पेश करते हैं आरएसएस और बीजेपी के सामने, ताकि वो उन्हीं को रेफर करके सारा अपना नैरेटिव तैयार करें। हमारे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए रहते हैं, अभी भी दिया है उन्होंने, और 15 मिनट हमारे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए हैं एआईएमआईएम से। वारिस पठान साहब, आपने सुना दृष्टया, आपने सुना महमूद पराचा को? महमूद पराचा साहब, आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया इस पर सुन लेते हैं। उससे ठीक है, आप बी टीम ही बता रहे हैं ना, सामान तैयार मिले। हाँ ठीक है, बी टीम ही बता रहे हैं आप बीजेपी की, ओवैसी को। अच्छा, अलग अलग टीम है, बी टीम नहीं बता रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब वो काम करते हैं जो उनको फायदा पहुंचाता है, ये कह रहे हैं हम। लेकिन एक दूसरे के साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं वारिस पठान साहब। यही तो आरोप लग रहा है लगातार ओवैसी पर, यही ममता बनर्जी भी आरोप लगा रही है, महमूद पराचा भी यही कह रहे हैं कि आप वो नफरत पैदा करेंगे उन इलाकों में जाकर जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, और फिर उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा।
देखिए, ममता जी और वगैरह की ये बौखलाहट और घबराहट का नतीजा है जो हम लोगों पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये बी टीम, सी टीम, डी टीम में पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया, महाराष्ट्र में भी अब तो लोग समझदार हो गए, उन्होंने देख लिया कि बीजेपी और शिवसेना की बी टीम कौन निकली। अब ममता जी ने जो कहा तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि क्यों 18 लोकसभा में जीत के आ गए बीजेपी। आप तो ममता जी एनडीए के साथ कोल की मंत्री रही, आप बीजेपी के साथ में रेलवे मंत्री भी रही, तब आपको एक्सट्रीमिज्म नजर नहीं आया उनका, और आज आपने मुसलमानों को बहला फुसला कर उनसे वोट लिए। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि बंगाल में 25 से 30% केसीआर का, वो 370 पर सरकार का समर्थन करते हैं। आप केसीआर का समर्थन करते हैं तेलंगाना में, और वो 370 पर सरकार का समर्थन करते हैं, यानी बीजेपी की सरकार का समर्थन करते हैं। उस पर क्या? तो हम एक्सट्रीमिज्म भी नहीं बोलते ना, हम ये तो नहीं बोलते ना किसी को बी टीम और सी टीम। जो हमारे पे जो इल्जामात लगाए जाते हैं वो तो देश ने देख लिया। हम तो बंगाल में नहीं लड़े, फिर भाजपा क्यों जीत गई 18 सीट? क्यों आगे? ममता जी को खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि उनका फेलियर कहां पे है। आज भी वहां का जो मुसलमान है 25 से 30% मुसलमान, आज भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। इलिटरेसी रेट हाईएस्ट है उन लोगों के अंदर। तो आपने वोट तो लिया, आपने क्या किया उन लोगों के लिए? और आज अब एक्सट्रीमिज्म की बात करो, उस वक्त आपका एक्सट्रीमिज्म कहां गया था जब आप मंत्री थे बीजेपी के? आप चुनाव लड़ेंगे, अगर वहां चुनाव लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? और आज हम वहां पे आ रहे हैं तो देखिए, फायदा जनता का होना चाहिए सुमेरा जी। हम लोग जहां भी जाते हैं वहां लोगों के जो दुख दर्द तकलीफ में इतने बरसों से लोग हैं, हम तो उनके हित की बात करते हैं, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हुआ वर्ग हो। हम तो सबके इंसाफ की, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करते हैं, काम करते हैं, लोगों का हमको समर्थन मिलता है। महमूद पराचा कह रहे हैं आप नफरत इकट्ठा करते हैं, सियासत खत्म हो जाती है। महमूद पराचा कह रहे हैं आप नफरत इकट्ठा करते हैं। महमूद पराचा, वारिस साहब कह रहे हैं हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सबको एक साथ लेकर बात करते हैं। आप कह रहे हैं वो नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत को परोसते हैं। महमूद पराचा साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा कि बताइए हमने कब नफरत की राजनीति की? महमूद पराचा जी बताइए। विकास की बात करने को अगर महमूद पराचा जी सीधा सवाल आप ही से जवाब दीजिए। हम तो संविधान में दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं, हम तो कायदे कानून का पालन करते हैं। जवाब सुन लेते हैं वारिस साहब, जवाब सुन लेते हैं और फिर तौसीफ की प्रतिक्रिया। अगर संविधान के दायरे में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ने को नफरत है, जवाब सुन लेते हैं। अगर डिक्शनरी में उसका मतलब नफरत है तो नफरत है। सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं। 15 मिनट पुलिस हटा दो, उसके बाद देख लो कौन क्या करेगा। इससे प्यार बढ़ता है या नफरत? कभी 15 मिनट हटेंगे, कभी 15 मिनट हटेंगे वारिस पठान साहब? वो मैटर सब जुडिस है। नहीं, मैटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे प्यार अब आप वकील की तरह बात करने लगे। अब आप वकील बन गए। आपने नरेंद्र मोदी जी नहीं वकील की तरह बात साहब ने सही पकड़ा वारिस पठान को। इससे कितना प्यार बढ़ गया दोनों कम्युनिटी में। पकड़ लिया वारिस पठान भारत सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं मुसलमान। एक धक्का और दो मस्जिद को तो कितना बड़ा मौका मिल गया अमित शाह साहब को और मोदी जी को मुसलमानों को गाली देने का। कितना बड़ा तश्तरी पे मौका रख दिया मोदी जी के सामने कि आप गाली दीजिए मुसलमानों को। सदस्य भी है, ठीक है ठीक है, आप तो मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य भी है। तो क्या कह रहे हैं आप कि हमारे खिलाफ मत बोलिए? नहीं तो वारिस पठान साहब आप क्या कह रहे हैं कि महमूद पराचा आपके खिलाफ ना बोले? यहाँ पर पर्सनल लॉ बोर्ड के भी खिलाफ बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आप कह रहे हैं कि बाद में मिलना है। नहीं, महमूद पराचा वारिस पठान साहब आपको ये कह रहे हैं कि हमें फिर आगे भी मिलना है, अभी मत करिए इस तरह की बातें, ऐसी बात नहीं करिए। तौसीफ साहब, लेकिन मैं वापस मुद्दे पर आना चाहूंगी। ठीक है सर, वापस मुद्दे पर आते हैं। तौसीफ, बड़ा सवाल ये कि अल्पसंख्यकों के वोटों पर, मुसलमानों के वोटों पर ममता बनर्जी का एकाधिकार नहीं है। वैसे अगर चाहते हैं अपनी जबान ठीक कर ले, हम सब उनके साथ हैं। ठीक है महमूद पराचा साहब, अपनी जबान तौसीफ से मेरा सवाल। ठीक है, सर रुक जाइए, समय खत्म हो रहा है। तौसीफ से मेरा सवाल कि आपके विचार आरएसएस और संघ परिवार वालों के विचार लग रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस और आश्चर्य हुआ कि महमूद पराचा साहब ने भी संघ परिवार बीजेपी लगता है ज्वाइन कर लिया है। नहीं, ओवैसी साहब की पार्टी के दो बयान क्या गिनवा दिए उन्होंने। वारिस साहब आप कह रहे हैं आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तौसीफ, मेरा सवाल आपसे ये, ममता बनर्जी का कोई एकाधिकार नहीं है मुसलमानों के वोट बैंक पर। ओवैसी अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ममता बनर्जी को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है कि चुनाव लड़ा भी नहीं, मैदान में आए भी नहीं, उससे पहले ही उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि वो कौन है और क्या है?
देखिए, ममता बनर्जी कोई अपना निजी बात नहीं कह रही, वो वही बात कह रही हैं जो यहाँ के मुसलमान सोच रहे हैं, जो यहाँ के हिंदू भी सोच रहे हैं कि देखिए, अगर जहाँ जब ओवैसी साहब कहते हैं कि बीजेपी वाले आरएसएस वाले मुसलमानों को गाली देते हैं, सही बात भाई, आपने सच बोला, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि पलट करके मुसलमानों को भी बीजेपी और आरएसएस वाले को गाली देना चाहिए? नफरत के बजाय हमें भी नफरत फैलाना चाहिए? ऐसे तो रह गया। मुद्दों पे हम कब लड़ेंगे इलेक्शन? ऐसे तो हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लड़ते रहेंगे। मेरा सवाल सुनिए, तौसीफ साहब मेरा सवाल सुनिए। ममता बनर्जी जो अब ये बात बयान दे रही हैं जिसमें वो अल्पसंख्यक कट्टरता की बात कर रही हैं और ओवैसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि वो उसका एक प्रतिनिधित्व करते हैं या उसके प्रतीक हैं, ये वो क्या इस वजह से कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है लगातार उनकी जमीन खिसक रही है, बीजेपी उन्हें मुस्लिम समर्थक, हिंदू विरोधी बताती है और उसकी डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश है उनकी तरफ से, कहकर कि वो अल्पसंख्यक कट्टरता के भी विरोध में? बताइए, ये क्या डैमेज कंट्रोल है? नहीं, वो कट्टरता के अगेंस्ट हैं, वो कट्टरता के अगेंस्ट है। इसी स्टेटमेंट में जब उन्होंने बोला है माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म, उसी में उन्होंने हिंदू एक्सट्रीमिज्म को भी रेफर किया है। शहनवाज साहब, क्या डैमेज कंट्रोल है ये ममता बनर्जी का? इसलिए वो अल्पसंख्यक कट्टरता की बात कर रही है। सर, समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में बताइए। एक्सट्रीमिज्म पॉलिटिक्स पे खान साहब चुप हो जाए तो मैं बोलिए। असल ममता जी की दिक्कत ये है कि न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर की रही न उधर की रही। मुसलमानों को भी लगता है उनके फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। वो आज सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे पिछड़ा हुआ मुस्लिम कहीं है, गरीब मुसलमान है तो बंगाल के अंदर है। लेकिन ये मान लीजिए ना, हिंदू समाज को भी अगर वैसी आएंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। अपीजमेंट की पॉलिसी करती हैं, कोई काम करती नहीं। वैसी आएंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, ये भी मान लीजिए। खिलाफ है, इसलिए इस तरह का बयान दे रही। वैसी आएंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। वो जानबूझकर इस तरह का बयान देकर चर्चा बदलना चाहती है। वैसी आएंगे आपको और ज्यादा फायदा होगा। हमें क्या फायदा होगा वैसी? चलिए ठीक है, हमारे पास चर्चा के लिए इतना ही समय, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये राजनीति कब खत्म होगी? अल्पसंख्यकों की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति, मेरा मुसलमान तेरा मुसलमान करने से मुसलमानों का भला आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपनी तरफ वोटों को खींचने की कोशिश है। ममता बनर्जी 2021 में मुसलमानों को अपने पास रखना चाहती है क्योंकि उनका एक बड़ा तबका उनके पास आया है, 60% से ज्यादा वोट मिला है और बीजेपी भी अपनी उसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है, यानी ये बताने की कोशिश कि ममता बनर्जी मुसलमान समर्थक है, हिंदू विरोधी हैं। अब इसी में एक और नई कड़ी जुड़ गई है असदुद्दीन ओवैसी की और इस वजह से ये पूरे बयानबाजी का दौर चल रहा है पश्चिम बंगाल में।